कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप लोगों ने याद करना है। समझने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी आप लोगों को। अभी आप लोग सिर्फ इसका फॉर्मेट अगर याद कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट हो जाएंगे, साथ के साथ में आपको समझा भी दिया जाएगा। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले आप लोगों को बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपने कैलकुलेट करना है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पहले इसको ना जस्ट एक बार याद करें, क्योंकि फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको हमेशा याद ही करना पड़ेगा। फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसको फिर हम साथ के साथ में जैसे जैसे टाइम आता जाएगा साथ में देखते जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट पहले याद करो, फिर मैं बताता हूँ ये फिगर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर इसमें ऐड करेंगे आप प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। जब इतना याद हो जाए, अब ये फिगर मिलेंगी कहाँ से। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, ये आप लोगों को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका आता है सरप्लस, वहाँ पे आता है जनरल रिजर्व, वहाँ पे और भी कई रिजर्व्स आते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो दो चीज़ों की पड़ेगी, एक होगा सरप्लस और दूसरा क्या होगा, जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट आप देखेंगे जो सरप्लस आपको दे रखा है बैलेंस शीट में, सरप्लस बैलेंस शीट में नहीं दिया होगा तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको दिया होगा, ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिया होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें आप देखेंगे सरप्लस का जो करंट ईयर का फिगर है उसमें से आप प्रीवियस ईयर का फिगर माइनस कर देना। आपको 2 साल की आपको बैलेंस शीट दी होगी, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें, पिछले साल बैलेंस था आपका 1,00,000 रुपीज सरप्लस का, और करंट ईयर में बैलेंस है 1,50,000। तो 1,50,000 माइनस 1,00,000, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आ जाएगा कितना, 50,000। इसी तरह से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लाइबिलिटी साइड में आप लोगों को दिया होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, वहां पर आप लेकर आएंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में भी आपने ऐसे ही करना है, करंट ईयर के फिगर में से आप प्रीवियस ईयर का फिगर माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कहाँ मिलता है, ये भी आपको लाइबिलिटी साइड में मिलता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की हेडिंग्स के अंदर आता है हमारा करंट लाइबिलिटीज में। इसमें आपने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर नहीं करना है, यहाँ पर आपने सिर्फ करंट ईयर फिगर लिखना है। इसका प्रीवियस ईयर फिगर हम कहीं और लिखेंगे, करंट ईयर फिगर यहाँ आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड की बात करें तो ये आपको मिलेगा, प्रपोज डिविडेंड आपको मिलेगा नोट्स टू अकाउंट्स में, या तो मिलेगा नोट्स टू अकाउंट्स में या फिर ये आपको एकदम अलग से दिया होगा, बैलेंस शीट में नहीं दिया होता प्रपोज डिविडेंड, ये हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है। तो प्रपोज डिविडेंड में आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर फिगर को उठाना है। यहाँ पे क्या चीज आएगी, प्रीवियस ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर। ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड, ये भी आप लोगों को बैलेंस शीट के बाहर ही दिया होगा इंटरिम डिविडेंड, इसमें सिर्फ सिंगल फिगर दिया होगा, जो भी फिगर आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा वो आप लिख लीजिए। दोबारा से याद करें, आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सारी चीजें आप प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हों। आपको मान लीजिए प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, बस इन दोनों को ऐड करना, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो आपसे इतनी चीजें पूछ सकते हैं, इसके अलावा कोई और चीज यहां पर नहीं आएगी। ये जब आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, देन वी स्टार्ट विद दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा स्टार्ट होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। आपने 3 एक्टिविटी से कैश फाइंड आउट करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश कितना आया। तो अभी आप लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और एक चीज याद रखिएगा, आप जब याद भी करेंगे या कुछ भी करेंगे, आपके लिए अगर कहीं प्रॉब्लम है तो सिर्फ इसमें है, और वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर आप याद कर लें तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।
ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये जो अभी आपने पीछे वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है इसमें मैंने कुछ चीज़ें अभी हटा दी। अभी हम लोगों ने इतना फॉर्मेट बनाया कि हमारे 3-4 क्वेश्चंस हो जाएं, इतना फॉर्मेट आप लोगों का याद हो जाएगा, फिर हम 2-2, 3-3, एक-एक जो भी चीज़ें इसमें ऐड करनी होंगी वो हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग का इनकम्प्लीट है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, आपने जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया था उसमें आप ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन, आपने डिबेंचर्स पे या जो लोन आपने लिया हुआ है उस पर अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया तो वो प्लस करेंगे। तो इस तरीके से याद करें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने ऐड करना है डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन। फिक्स एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो गुडविल हो सकता है, पेटेंट्स हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं। अगर ये रिटर्न ऑफ हो रहे हैं यानी कम हो रहे हैं, अगर हम बात करें गुडविल की तो गुडविल पिछले साल 1 लाख रुपए का था, अभी 80,000 का है, इसकी वैल्यू कम हो गई है, जितनी कम हो गई यहाँ पे लाके आपने प्लस कर देना है। सर क्यों प्लस कर देना है, प्लीज उसके लिए आप वेट करेंगे, ये सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो क्या याद किया आप लोगों ने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें आपने 3 चीजें ऐड करनी है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिक। ये प्लस करने के बाद फिर आप यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे और वो हेडिंग होगी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हेडिंग्स आपने याद रखनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, अरे ये क्या लिख दिया, एक मिनट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वो गलती से लिखा गया था, टैक्स हो गया। अब आगे इसके बाद आपने क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर आपके कोई करंट एसेट्स कम हो रहे हैं या आपकी कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो प्लस कर देंगे, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होते हैं सब मालूम है आपको, लेकिन ध्यान रखना यहाँ करंट एसेट्स में से कुछ चीजें हमने छोड़नी है। करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीजें इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो यहां नहीं आएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आप लोगों ने यहां पे शो नहीं करना है इसे। इसी तरह से करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट, करंट लायबिलिटीज में आपने कुछ करंट लायबिलिटीज नहीं लेनी है, कौन कौन सी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज में ये 2 आइटम्स जो हैं, हालांकि ये करंट लायबिलिटीज हैं लेकिन इसमें कुछ इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो वो आपने यहाँ पे शो नहीं करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ये आप ऐड करेंगे, लेस करेंगे और ये आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो एक और हेडिंग आ गई हमारे पास, दिस इज योर्स कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से आप माइनस करेंगे लेस टैक्स पेड, ये कहां से मिलेगा आपको, ये है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रीवियस ईयर का फिगर, प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रीवियस ईयर का फिगर। प्रोविजन फॉर टैक्स का जो करंट ईयर का फिगर था वो तो हमने यहां पे लिखा था वर्किंग नोट में, करंट ईयर का, और जो प्रीवियस ईयर का फिगर था वो यहां आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही इसे माइनस करेंगे, अभी तक सारी चीजें आप लोगों ने इनर कॉलम में लिखनी, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी सब इनर कॉलम में आई हैं। जैसे ही आपका आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, क्योंकि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से आपने टैक्स पेड माइनस किया, बाकी जो बचा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो आप लिख देंगे आउटर कॉलम में। ठीक है, ऑपरेटिंग के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जैसे मैं बात करूं
कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर हम बात करें तो हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, एक फिक्स एसेट्स और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है इसमें सिर्फ हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, एक फिक्स एसेट्स, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने परचेज किया है, अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स परचेज किया है तो वो माइनस का फिगर हो जाएगा, और अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल किया है तो वो पॉजिटिव फिगर हो जाएगा। ठीक है, आपने मशीनरी सेल किया है तो पॉजिटिव, मशीनरी परचेज किया है तो नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद ये प्लस माइनस करके जो आएगा दिस इज नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। याद रखना, अगर ये प्लस का फिगर आता है तो हम लिखते हैं नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, अगर ये नेगेटिव फिगर आ जाए तो हम लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नेगेटिव आता है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद हमारी कहानी आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। आपने कैलकुलेट करना होगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारे पास चार चीजें आती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत ही सिंपल है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। यानी आप लोगों को बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, पिछले साल शेयर कैपिटल थी 10 लाख की, इस साल आपकी शेयर कैपिटल है 12 लाख रुपीस की, इंक्रीज हो रहा है 2 लाख से तो पॉजिटिव, इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख। डिबेंचर्स की बात करें, पिछले साल 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, इस साल आपके हैं सिर्फ 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स, तो ये कम हो रहे हैं, यानी आपने रिडीम कर दिए होंगे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स रिडीम कर दिए 5 लाख रुपीस के तो नेगेटिव फिगर आ जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, और इन चारों से रिलेटेड कुछ हमारे खर्चे होते हैं, जैसे आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आपने इंटरेस्ट पे किया तो नेगेटिव फिगर। जो प्रपोज डिविडेंड, इंटीम डिविडेंड जो आपने ऊपर नोट्स टू अकाउंट्स में प्लस किया था वो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। जो चीज आप बैलेंस शीट से बाहर उठाते हैं ना तो उसका डबल इफेक्ट होता है। तो प्रपोज डिविडेंड, इंटीम डिविडेंड जो आपने ऊपर प्लस किया था, आप चेक कर लीजिए वर्किंग नोट में आप लोगों ने इसे किया था प्लस, यहां लाके उसे क्या कर देंगे माइनस। फिर इन सब चीजों का टोटल करेंगे और ये जो अमाउंट आ जाएगा इसे हम क्या लिख देंगे, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सेम थिंग, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आप चेक करिए, आपके पास तीनों एक्टिविटीज से कैश आ चुका है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब इन तीनों का आप करेंगे टोटल, और इस टोटल को हमने नाम दिया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम इसे कहते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, और अगर नेगेटिव आ जाएगा, मान लीजिए ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर हम लिख देंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें फिर आप लोग ऐड करेंगे ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप लोगों को बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस, जैसे आपको जो पिछले साल का फिगर दिया होता है 2022, 2020, 23, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो पिछले साल का फिगर है वो तो हो गया ओपनिंग बैलेंस। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जो आपका अल्टीमेट आंसर आएगा वो होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग इस फॉर्मेट को पहले याद करें। जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आप इस फॉर्मेट को एक बार अच्छे तरीके से याद करें। आपको नहीं पता चलेगा कि आप इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है आपका। पहले आप एक बार फॉर्मेट याद करें, उस फॉर्मेट को एक बार लिख कर देखें, और फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे साथ जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो कम से कम क्वेश्चंस तो आपके हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि ये हमने क्यों प्लस किया, क्यों हमने माइनस किया, तो जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो धीरे धीरे हम साथ साथ में इसको एक्सप्लेन करते जाएं। ठीक है, करिए फिर इसको याद।